लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के साथ बहुत जनों ने अप्रोच किया है, हर पार्टी ने अप्रोच किया है। क्या कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सब पार्टी के लोग उनके साथ टच में हैं। पालघर जिला में सबको मालूम है कि चैलेंजिंग पार्टी अगर कोई है तो बहुजन विकास आघाड़ी है। बहुजन विकास आघाड़ी ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों के काम में दिलचस्पी रखती है। अलग अलग पार्टी है उसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी लेनी चाहिए, दोस्ती रहती है, सहयोग रहता है। मैंने इसीलिए बोला कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन, बाद में हम सब एक हैं। यहाँ पे जितने भी आंदोलन हुए वो पानी रुकाने के लिए, कुछ भी रुकाने के लिए, लाने के लिए एक भी नहीं हुआ। हितेंद्र ठाकुर जी ने जो भी किया वो लाने के लिए किया। अगर हितेंद्र ठाकुर जी का नाम लेके वो चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उनका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। हितेंद्र ठाकुर जी तय करेंगे खड़ा करना है, नहीं करना है, और किसके साथ अलायंस करना है या किसी के साथ मिलजुल के कुछ डिसीजन लेना है। अभी तक कुछ फाइनल मतलब आप तो आने वाला इलेक्शन काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि पालघर जिला जो सीट है उसमें जो दावेदारी है, जो युति की दावेदारी है, इसके साथ ही यहाँ का जो सिनेरियो है जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी अक्सर आपने देखा है कि तमाम जो उनके एस्पेक्ट्स हैं उन एस्पेक्ट्स पे जनता के बीच खरी उतरती आई है, चाहे वो नगर सेवक का हो या एमएलएस का हो, उन्होंने बाजी मारी है। खैर फिलहाल आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम थोड़ी चीज़ें इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा विभिन्न पार्टियों से और आपने देखा कि जो जनता है उनका क्या रुख रहा है चुनावों को लेकर। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति बोली है और आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति बोली, कौन सी पार्टी केंद्र के लिए और स्टेट के लिए। हम बात कर रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी की और हमारे साथ हैं बहुजन विकास आघाड़ी प्रवक्ता आजू पाटिल जी। आजू पाटिल जी नमस्कार, आपका नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो एक फॉर्मल सवाल है कि ये जो दो लोगों के दिमाग में है कि क्या बहुजन विकास आघाड़ी इस इलेक्शन में दावेदारी कर रही है? देखिए, हर पार्टी हर इलेक्शन में दावेदारी करती है। अभी और एक महीना है, 26 तारीख को प्रोसेस चालू हो गया, अप्रैल को। तब तक महाराष्ट्र में बहुत इधर से उधर बहुत होने वाला है। जैसे हर पार्टी अपनी दावेदारी करती है, ऐसे बहुजन विकास आघाड़ी भी दावेदारी करती है, क्योंकि गए बार हमको 4,90,000 के ऊपर वोट मिले थे। और अभी सिटिंग एमएलए जो है शिवसेना के हैं, तो शायद या ऑब्वियसली वो उनके पास ही जाने वाले, सीट उनके पास जाने वाली है। तो उनका दावा है या नहीं है, दूसरे भी हाँ उनका है, उनकी सीट यानी वो दावेदारी करे। हमारे साथ लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के साथ बहुत जनों ने अप्रोच किया है, हर पार्टी ने अप्रोच किया है। क्या कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के साथ उनकी बात चालू है, तो उसमें डिस्कस होगा क्या करना है क्या नहीं है। जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सब पार्टी के लोग उनके साथ टच में हैं। और मुझे लगता है कि वो डिसीज़न जब प्रोसेस चालू हो जाएगी 26 अप्रैल, उसके बाद ही सही में प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक दो इंटरव्यूज शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ कुछ लोग हैं जो अन्य पार्टियों के हैं। अभी शिवसेना में भी दो हिस्सा हो गया, एनसीपी में दो हिस्सा हो गया, बीजेपी तो है ही। तो कुछ कुछ पार्टियां हैं जो चैलेंज करने की बात कर रही हैं, इवन बहुजन विकास आघाड़ी का नाम लेके कि केंद्र की पार्टी है या केंद्र के लेवल का ये इलेक्शन है, इसमें बहुजन विकास आघाड़ी क्या बाजी मारेगी, ऐसा मैंने देखा है चैनल पे। क्या करें? देखो, वो चैलेंज करते या हमारे ऊपर एलिगेशन करते हैं, उसका मतलब ये है कि सबके सामने जो कंपटीशन में है, चैलेंज है, वो बहुजन विकास आघाड़ी का है। इसलिए वो लेते हैं हमारा नाम और हमको चैलेंज करते हैं। ऑब्वियसली कि पालघर जिला में सबको मालूम है कि चैलेंजिंग पार्टी अगर कोई है तो बहुजन विकास आघाड़ी है। 3 एमएलए है, बड़ी महापालिका है, नगर सेवक है, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। तो ऑब्वियसली जिस पेड़ को फल लगते हैं उसके ऊपर ही पत्थर मारा जाता है, तो करेंगे ये और उनको करना ही है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और बहुजन विकास आघाड़ी को वोट भी करते हैं, क्योंकि एक रेशियो जो आया है वोट परसेंटेज का, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी ही हमेशा जीतती आई है कई एस्पेक्ट में। तो क्या ऐसा करती है बहुजन विकास आघाड़ी? देखो, कुछ राज खोलिए सर। बहुजन विकास आघाड़ी ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों के काम में दिलचस्पी रखती है। और एक बार चुनाव होने के बाद कोई भी पार्टी ऐसा नहीं रहता है, हर पार्टी के लोगों को सहकार्य करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सब पार्टी में दोस्त लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी के है गए, 30-35 सालों से दोस्त हैं। तो न किसी का गवर्नमेंट, न किसी की पार्टी
सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं। आपने देखा होगा जैसे विधान परिषद का इलेक्शन रहता है, राज्यसभा का इलेक्शन रहता है, तो सबको बोल के वोट देते हैं, छुपा के नहीं देते। गए बार हर पार्टी को दिया था, एक ही पार्टी को नहीं दिया, हर पार्टी को दिया और बोल के दिया कि भाई मैं इसको बोला हूँ, मैं उसको देने वाला हूँ, इसको बोला और इसको देने वाला हूँ। और लोगों को अच्छा भी लगता है लीडर्स को कि भाई ये बोलते हैं वही करते, छुपाते नहीं, झूठ बोलते नहीं, देखूंगा करूंगा मैं दूंगा दूंगा ऐसा नहीं। उन्होंने बोला यानी कन्फर्म, अगर कैंडिडेट गिरने वाला होगा तो भी बोलते हैं कि मैं उसको देने वाला हूँ, जीतने वाले को बोलते हैं मेरे भरोसे पे मत रखो, तो उनको अच्छा लगता है। सर एक और सवाल है, चाहे वो नितिन गडकरी जी हों या देवेंद्र फडणवीस जी हों, जब आते हैं तो बहुजन विकास अघाड़ी मानिए अप्पा से मिलने तो ज़रूर आते हैं और कई बार अप्पा उनके साथ सफ़र भी करते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो एक तरीके से पार्टी अलग मतलब अस्तित्व तो बहुजन विकास अघाड़ी अलग रखती है और सत्ता पक्ष को सपोर्ट करती है। तो क्या इस बार इस चुनाव में ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप उन्हीं के पद से युति के साथ लड़ें, ऐसा कुछ? देखिए अलग अलग पार्टी है, उसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी लेनी चाहिए, दोस्ती रहती है, सहयोग रहता है। मैंने इसीलिए बोला कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन, बाद में हम सब एक है, हमारी गवर्नमेंट है, जो पालिका में रहो, राज्य में रहो, केंद्र में रहो, तो ये गवर्नमेंट अपनी है, किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं रहती, तो रिलेशन सबसे अच्छे रहना ही चाहिए ना। कई मुद्दों पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं सर, एक पानी का यहाँ मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता उसका मुद्दा है, कई एस्पेक्ट पे लोगों को बड़ी समस्या होती है और अक्सर इस पे देखते हैं सोशल मीडिया पे खबरें भी जो निकलती हैं कि इसमें पार्टी रूलिंग पार्टी जो है सालों से 30-35 साल से बहुजन विकास अघाड़ी है, तो इसमें सुधार होने की संभावना कब तक है, लोगों का सवाल है। देखो जैसे हितेंद्र ठाकुर जी चुन के आए तब 9 MLD पानी था, पानी ही नहीं था, बहुत लंबे से लोगों को लाना पड़ता था। जो 25-30 साल से पहले रहते हैं उनको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम थे, पानी के बहुत प्रॉब्लम थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसगांव लाई, शिरौली लाई, सूर्या लाई, बराबर है, ये करके वो रुके नहीं, टप्पा दूसरा आया, तीसरा आया, आगे चल के 50 साल के बाद प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए देहर जी लाया। और देहर जी लाया, पहले लोगों को पानी, वहाँ के गाँव वालों को पानी, जिस रास्ते से आता है वो रास्ते में जितने गांव है उनको पानी बाद में अपने पास, यानी अगले 50 साल का भी सोच के कर रहे। और चिल्लाने वाले कौन है, जिन्होंने पानी रुकाने का कोशिश किया वही चिल्लाते हैं। यहाँ पे जितने भी आंदोलन हुए वो पानी रुकाने के लिए, कुछ भी रुकाने के लिए, लाने के लिए एक भी नहीं हुआ। हितेंद्र ठाकुर जी ने जो भी किया वो लाने के लिए किया। सूर्या प्रोजेक्ट तो बंद हुआ था, ठाकुर साहब ने अपने जो दादा है पवार साहब है, अजीत दादा, उनको बोल के पैसा भर के MMR रीजन के बाहर क्या इलाका था सूर्या का, यानी जो डैम है, सूर्या नदी है लेकिन डैम है, तो उसका हाइट बढ़ाने के लिए उस वक्त पैसा भर के हाइट बढ़ाया, फिर पानी बढ़ गया है। वो पानी बढ़ने की वजह से अभी जो दूसरा और तीसरा टप्पा यानी भाईंदर को भी मिल रहा है, वो आगे की सोच हितेंद्र ठाकुर जी की थी, इसलिए वो पानी आया, नहीं तो पानी नहीं आता था। क्योंकि क्या, फॉरेस्ट गेट बंद करने नहीं देते थे, पैसा भरने को बोल रही थी, फिर उनके लिए पैसा भरा, फिर अलग अलग गांव वालों का प्रॉब्लम था, लाइन का प्रॉब्लम था, तो व्यक्तिगत रिलेशन पे सबके साथ मिलके ये हुआ, इसलिए अभी वसई तालुका को पानी आ गया, लेकिन मीरा भाईंदर को भी आ रहा है, कल उठ के देहर जी होगा, तो 50 साल आगे की सोच के उन्होंने की है। तो ठीक है, अगर हितेंद्र ठाकुर जी का नाम लेके वो चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उनका पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, देखिए मध्यम वर्गीय जो अर्निंग ग्रेड है, मध्यम वर्गीय हुआ या ये कह लीजिए कि स्तर का निचले स्तर तक की कमाई वाले लोग रहते हैं वसई विरार में, ऐसे में यहाँ पे लोगों का झुकाव बढ़ा है पहले से, पॉपुलेशन कंपेयर टू मुंबई यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी, तो ऐसे में आने वाले दिनों में सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे स्लम्स हैं और बसते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर क्या ऐसा कोई विजनरी पार्टी का कुछ ऐसा विज़न है कि इसको और सुंदर, जैसे मीरा भाईंदर आज सुधर गया, वैसा कुछ विज़न है क्या सर? देखिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने का जो रेट है पूरे वर्ल्ड में, वो वसई तालुका है ज़्यादा बढ़ने का, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता है, डबल होता है, हर सेंसस में डबल टिबल होते जा रहा है। इतने लोग आते हैं, क्यों आते हैं? कुछ प्रेम है इसलिए नहीं आते, मजबूरी है। अगर आप मुंबई का अच्छा विकास करते थे, आप अगर ठाणा का अच्छा विकास करते थे, उधर गरीब लोगों को उधर ही रहने देते थे, तो किसको है कि अपना
मुंबई छोड़ के इधर आए, अपना गांव छोड़ के इधर आते हैं। तो लोगों की उम्मीद है कि भाई सस्ता घर मिले मेरे को, इसलिए बेचारे आते हैं। और विरार वसई में रहते हैं तो मुंबई में घर में का एक बच्चा अगर काम करता है, थाना में करता है, भिवंडी में करता है, पालघर में करता है, जीआईडीसी में करता है, एमआईडीसी में करता है, वाड़ा में करता है, वाड़ा एमआईडीसी में करता है, तो उसको सेंटर नवी मुंबई में करता है, तो सेंटर वसई विरार है। तो लोग सस्ते घर के हिसाब से वसई विरार में आते हैं, मजबूरी है इसलिए आते हैं। कौन झोपड़े में रहते हैं, कौन चाली में रहने को पसंद है, तो सब गरीब है। ये जो सब चिल्लाने वाले हैं, अगर उन्होंने मुंबई में, अभी एक ध्यान में रखो कि म्हाडा का स्कीम मुंबई में अगर करते थे तो समझो आज विरार में 5,000 घर बनाया और कल्याण में बनाया, मुंबई के बाहर घर बनाया, यानी मुंबई का आदमी आप वहाँ से उठा के बाहर ला रहे हैं, उनको मुंबई में दे दो ना। अगर बीडीडी चाल 100-150 साल पहले ब्रिटिश लोगों ने वो सोच के बनाई थी कि कामगार आएंगे, काम करने वाले आएंगे, उनके लिए उन्होंने बनाया। तो आपने ये मुंबई का अगर सुनियोजित विकास अगर करते थे तो ये लोड जो उपनगर है, एमएमआर रीजन है, उसके ऊपर नहीं आता था। इसलिए 1972 को एमएमआर रीजन बनाया। वहाँ पे पहले बीएमआरडी था, बृहन मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र, कि ये बस्ती बढ़ेगी तो प्रेशर आएगा आजू बाजू को, तो वेल प्लान करना चाहिए, इसलिए वहाँ से चालू है। इसलिए डेवलपमेंट प्लान जो 90 में आया था और फाइनल 2007 में हुआ, क्यों हुआ, तो अपोज किया गया। वो अगर अपोज नहीं होता था और अगर 90 में डेवलपमेंट प्लान रहता था तो रिजर्वेशन है, रास्ते हैं, सब वो वेल डेवलप होते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि मेरा डेवलप भी नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो लोगों ने उधर चाली बना दी। तो सुनियोजित विकास करने के लिए फुल प्लानिंग है, उसके बारे में सोचती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बराबर है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ ही इतना बढ़ रहा है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाते हैं जिस हिसाब से कम पड़ते हैं। इसलिए कॉरपोरेशन ने क्या किया था, देखो खुद के ऊपर ना हमारे कॉरपोरेशन ने ऑफिस पे खर्चा किया, ना एसी, ना फर्नीचर पे खर्चा नहीं किया। खर्चा क्या कर रही थी, पानी के लिए पैसा भरा था, पूरा डैम महाराष्ट्र में खुद का डैम होने के लिए देयर जी के लिए पैसा भरा था, बराबर है। फायर फाइटिंग के लिए रास्ता है, पानी है, इसके लिए कोशिश किया कि या पैसा बचा के वो काम कर रहे थे। तो प्लानिंग तो वही है ना। सर अभी चुनाव मुद्दा चल रहा है, जो कि जनता का सवाल था, तो मैंने पूछा था। एक सवाल ये है, आपने किसी चैनल पे कहा कि बीजेपी भी चाहती है कि आप जीते, यानी बहुजन जीते। ना बीजेपी चाहती है ऐसा नहीं है। देखो हर एक को एक सिंपत्ति हमें हमारे बारे में है, हर एक का क्या कहना है, बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी अच्छी है। क्यों, तो चिल्लाने के लिए, गाली देने के लिए कोई तो एक पार्टी चाहिए ना। अच्छा, तो इस पूरे सिनारियो में देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, शिवसेना अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, और अब तो कई पक्ष हो गए, तो उसमें 2-2 3-3 हो गए। अब ऐसे में आप मुख्य प्रतिद्वंदी बहुजन विकास आघाड़ी के हिसाब से कौन पार्टी यहाँ पे कॉम्पिटिट करती है, आप कॉम्पिटिटर? देखो कॉम्पिटिटर तो हम हर एक को मानते हैं, छोटे में छोटी पार्टी है उसको भी मानते हैं, किसी को कम समझने की हम भूल नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो अभी सिटिंग शिवसेना का है एमपी, तो नेचुरली उनको जाने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे और किसको दे दे और उनके शिवसेना को अलग जगह, तो इम्पॉसिबल है दूसरी जगह देने। सर एज ए पार्टी आकलन क्या है आपका? एमपी, एज ए एमपी शिवसेना जो काम किए है पिछले 5 सालों में, उसका आकलन क्या है आपको, लोगों को समझ में आए वैसा? हमारा आकलन तो, हम अपोजिशन है, हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये अपोजिशन वाले इसलिए बोलते हैं, लेकिन उनके सहयोगी जो है वही बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, उम्मीदवार चेंज करना चाहिए, वो बोल रहे हैं। शिवसेना वाले बोलते हैं कि नहीं उन्होंने अच्छा काम किया है, वो रहने चाहिए। तो हम अगर बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। लेकिन हमारे जब खासदार थे उस वक्त उन्होंने जो सेंटर से जो फंड लाया वो रिकॉर्ड ब्रेक फंड लाया था, और उस वक्त म्यूनसिपैलिटी ने काम भी अच्छे किए थे। वो जाने के बाद जितना चाहिए उतना फंड एमपी ने सेंटर से लाया नहीं, जो है स्टेट से हमने किया है। सर अगर एमपी आप तो उतार रहे हैं तो सही बात है, अब आपने कह दिया कि आप तैयारी में हैं, तो इसमें बलिराम जाधव जी फिर से रिपीट होंगे या कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, मैंने बोला 26 तारीख को प्रोसेस चालू हो जाएगी, उसके बाद आमदार हितेंद्र ठाकुर जी तय करेंगे
खड़ा करना है, नहीं करना है, और किसके साथ अलायंस करना है, या किसी के साथ मिलजुल के कुछ डिसीजन लेना है, अभी तक कुछ फाइनल मतलब आप अभी पत्ते नहीं खोल रहे सर? पते नहीं, क्योंकि 1 महीना है, 26 तारीख को प्रोसेस चालू हो गया अप्रैल को। अभी तो फर्स्ट टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा है, लास्ट चरण में आ रहा है, तो सवाल ही नहीं कि अभी तो महाराष्ट्र में बहुत इधर उधर होने वाला है, तब हर पार्टी कुछ अलग डिसीजन ले सकती है। वैसे हम भी अलग डिसीजन ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। लेकिन हमारे जो ध्येय धोरण है, हमारे जो एथिक्स है, वो हम छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद आपका सर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ आजू पाटिल जी। तमाम जो आपकी समस्याओं की बात है, जनता जो हमसे सवाल करती है, एज ए रिपोर्टर हम लोग देखते हैं ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिनके बारे में हमने चर्चा की और उन्होंने सुझाव भी बताए हैं और जो काम किया वो भी बताएं। खैर फिलहाल ये तो पार्टी की बात है, उनकी बात है, लेकिन अब चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जैसे सर ने कहा कि अभी महीना भर बाकी है, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें नए बदलेंगे और सिनारियो बदलते रहेंगे। तो इन बदलते क्षणों को आप हमारे साथ जुड़कर देखते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।